हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एल. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। एक तो मैं आप लोगों के लिए B2 का बताऊंगा, एक मैं आप लोगों के लिए C2 का बताऊंगा, एक मैं आप लोगों के लिए N2 का बताऊंगा। मतलब आज के इस लेक्चर में हम बोरॉन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सीखेंगे, बोरॉन के बाद फिर कार्बन का सीखेंगे, कार्बन के बाद फिर हम लोग नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को सीखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहां पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताऊंगा वो मैं किसका बताऊंगा, बोरॉन का बताऊंगा। बोरॉन का जैसे क्लियर हो जाएगा उसके बाद कार्बन का बताऊंगा, कार्बन का क्लियर होते फिर नाइट्रोजन का बताऊंगा। ठीक है ना। मतलब आज के इस लेक्चर में हम B2 का बात करेंगे, एक हम C2 की बात करेंगे और एक हम N2 की बात करेंगे। इन तीनों के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम लोगों को समझने। तो देखो, आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जैसे ही हम लोगों का बोरॉन आता है तो आप लोगों को पता वहां से p ऑर्बिटल चालू हो जाती है, क्योंकि बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो भाई, बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो, 1s2 2s2 और 2p1। ठीक है ना, हुए ना 5 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बोरॉन का परमाणु क्रमांक अगर 5 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही तो लिखोगे 1s2 2s2 2p1। अर्थात यहां से आप लोगों की p ऑर्बिटल चालू हो जाएगी। और मैंने आप लोगों की लेक्चर नंबर 3 में क्या बात बताई थी कि जब जैसे p ऑर्बिटल की बात होती है तो बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होंगे वो 2 नीचे एक ऊपर होगा। ठीक है ना। और जैसे ही आप लोगों का फ्लोरीन आ गया, ऑक्सीजन आ गया या आप लोगों का नियोन आ गया, उसमें 2 ऊपर चले जाएंगे, एक नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। तो अभी तो बात किसकी हो रही है, बोरॉन की हो रही है। इसका मतलब आप लोगों के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा और p ऑर्बिटल का जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों के 2 ऑर्बिटल तो नीचे रखनी है और एक ऑर्बिटल ऊपर रखनी है। ठीक है। तो देखो, तो अब मैं एक काम करता हूं, आप लोगों के लिए बोरॉन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना देता हूं पूरा। ठीक है ना। उसी के अंदर मैं कार्बन का बता दूंगा और उसी के अंदर मैं नाइट्रोजन का बता दूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है तीनों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की जो स्ट्रक्चर होगी बिल्कुल सेम होगी। अर्थात 2 ऑर्बिटल नीचे रहेंगी, एक ऊपर रहेगी। कैसे रहेगी अभी मैं डायग्राम में बता दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं B2 की। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को मिटा देता हूं क्योंकि मुझे पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो देखो आप लोग बोर्ड की तरफ, इस पूरे को ही मिटा देता हूं मैं। ठीक है ना, क्योंकि मुझे पूरे ही बोर्ड की जरूरत पड़ेगी अब। ठीक है ना, इसको भी मिटा देता हूं, उसको साइड में लिख देता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं साइड में, यहां पर लिख देता हूं। देखो, B2 कौन से नंबर की हेडिंग है अपनी, 6ठे नंबर की हेडिंग है। तो लिख दो भैया, B2 अणु की अनुकक्षक संरचना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है ना। अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बता देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा। तो यहां पे लिख दो, बोरॉन का कितना होता है, 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद डिस्कशन करूंगा मैं। ठीक है ना। तो देख लो आप लोग, इसका डायग्राम बना देता हूं। देखो भैया, यहां से कर देता हूं मैं शुरुआत। देखो आप लोगों को कहां से, यहां से दिखाई दे रहा है ना, तो बिल्कुल यहीं से बनाना चालू कर देता हूं मैं। ठीक है ना। ये लो, ये लो आप लोगों, हाँ बिल्कुल यहां से आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो मैं नीचे तक ले लेता हूं, यहां तक। ठीक है ना। हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इस तरीके से बनाऊं, इनको इस तरीके से कर दिया करो जिससे मिलाने में आसानी रहे। ठीक है ना। ये किसका बना दिया मैंने, 1s का बना दिया। ये लो भैया 1s, यहां पर लिख दो सिग्मा बी 1s और यहां पर लिख दो सिग्मा स्टार 1s। ठीक है ना। ये काम किसका हो गया, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा बी 1s और सिग्मा स्टार 1s। 1s का काम खत्म हो गया। अब 2 की बात करते हैं, फिर हम किसकी बात करेंगे, 2p की बात करेंगे। ठीक है। इसके जस्ट ऊपर ही आप लोग किसका बना दो, s का बना दो। ये लो, ये बना दिया मैंने भैया s का। ठीक है ना। थोड़े बड़े बना देता हूं। ये लो, ये मैंने किसका बना दिया, आप लोगों के लिए s का बना दिया। ठीक है। ये लो, ये s का बन गया, ये बन गया आपका 2s का। यहां पर 2s लिख देता हूं, यहां पर 2s लिख देता हूं और यहां पर लिख देता हूं सिग्मा बी 2s, बी का मतलब बॉन्डिंग, और यहां पर लिख देता हूं सिग्मा स्टार 2s। ठीक है ना। स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग। अब बात करते हैं हम p ऑर्बिटल की। तो देखो, p ऑर्बिटल को यहां पर बना रहा हूं मैं, ये लो, यहां पर बना देता हूं आपकी p ऑर्बिटल। ठीक है। यहां पर लिख देता हूं 2p और इधर भी मैं बता देता हूं p ऑर्बिटल और यहां पर भी मैं लिख देता हूं 2p। ठीक है ना। इसमें क्या रखोगे, वही आप लोगों के लिए तरीका बता रखा है। 2 तो कहां पर रखने हैं आप लोग, एक तो कहां पर रखना है ऊपर और 2 आप लोगों को कहां पर रखने हैं नीचे। ये लो, ये बन गया आप लोगों का। ठीक है ना। 2 ऊपर
ठीक है ना, 2 नीचे 1 ऊपर, और यहां पर भी क्या कंडीशन रखोगे, 2 नीचे 1 ऊपर। इसको मैं लेक्चर नंबर 3 में बता चुका हूं आपके लिए किस तरीका से बनाना है, ठीक है। इनमें इस तरीका से कर दिया करो जिससे मिलाने में आसानी रहे। ये लो मिला दो इनको, ठीक है ना, ये लो इनको मैंने क्या कर दिया, मिला दिया, और इनके नाम लिख दो भैया, ठीक है ना। इसको क्या बोलोगे, पाई 2px, बी लिख दो यहाँ पर पाई बी, यहाँ पर लिख दो 2p बाई, ठीक है ना, ये 2px हो गया, पाई बी 2px, ठीक है ना, और यहाँ पर लिख दिया पाई बी 2p बाई, यहाँ पर लिख दो सिग्मा 2pz, बी लिख दो, बी का मतलब बॉन्डिंग, यहाँ पर ऊपर स्टार लगा दो, यहाँ पर पाई स्टार 2px, यहाँ पर पाई स्टार 2p बाई, और यहाँ पर लिख दो सिग्मा स्टार 2pz, लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे आप लोग, कि इसका जो डायग्राम बनाया वो डायग्राम आप लोग किसका बना रहे हो, बोरोन का बना रहे हो, तो बोरोन लिख दो, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दो बोरोन, यहाँ पर लिख दो बोरोन, यहाँ पर लिख दो बोरोन, यहाँ पर बोरोन लिखो, यहाँ पर बोरोन लिखो, यहाँ पर बोरोन लिखो, ठीक है ना। आपको पता है ये कौन सी ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो एओ भी लिख दो, एक जगह लिख दो काफी है। एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है, एनर्जी भी मैंने आप लोगों के लिए शो कर दी। अब इसकी एक एक चीज का डिस्कशन करते हैं। बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग, देखो भैया बोर्ड की तरफ देखना। इस वक्त जो हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं वो हम लोग किसका बना रहे हैं, बोरॉन का बना रहे हैं, अर्थात B2 का बना रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन भरना चालू कर देता हूं, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। पहले तो अपनी ट्रिक से अपने आंसर को चेक कर लेते हैं। तो देखो आप लोगों को पता है कि यहां पर हम लोगों का बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है, ठीक है ना। बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। 5 और 5 कितने होते हैं, 10, और ट्रिक के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता है 10 पर कितना आ रहा है, 1। इसका मतलब हम लोगों का जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1। आंसर का हम लोगों को पहले से पता लग गया। आप लोगों को पता, अपने ट्रिक से हम लोगों ने आंसर को चेक कर लिया। भाई बोरॉन का कितना होता है, 5, और आप लेके ट्रिक बताइए कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने की क्या ट्रिक है, वो आप लोगों के लिए बता दी। 8 से लेकर 20 तक की गिनती लिख दो, 14 पे लिख दो 3, ठीक है ना। और यहां पर आप लोग आंसर पहले से चेक कर लो। आपको पता है हम लोगों का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा, 1, क्योंकि आप लोगों ने ट्रिक से चेक कर लिया। ट्रिक से कैसे चेक कर लिया, बोरॉन का 5 होता है तो 5 और 5 कितने होते हैं, 10, और ट्रिक के अनुसार 10 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1। तो हम लोगों को पता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आने वाला है, 1, ठीक है। 1 से हम लोगों का कंफर्म हो जाएगा कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है तो समझ जाना आपका सही है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा आ रहा है या 1 से कम आ रहा है तो समझ जाना आप लोगों ने गलत कर दिया। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वो ट्रिक बताई थी। ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए क्यों बताई थी, क्योंकि उससे आप लोगों को आंसर चेक करने का तरीका पता लग जाएगा, ठीक है ना। डायग्राम बनाने से पहले ही आप लोगों को आंसर का पता होगा कि हमारा आंसर क्या निकलने वाला है। और ट्रिक से पहचान कर लिया हम लोगों ने, 5 और 5 कितने होते हैं, 10, 10 पर कितना आ रहा है, 1। इसका मतलब हम लोगों का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलने वाला है, 1। आंसर हम लोगों को पहले से पता है। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इसमें इलेक्ट्रॉन मुझे कितने भरने, 10 इलेक्ट्रॉन ही भरने। अरे भाई एक बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 बोरॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन ही तो होंगे, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन भर देता हूं, इधर देखो, देखो 10 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं, 2, 4, 6, 8, 9 और 10, ठीक है ना। हो गए ना 10 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6, 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इनमें भी भर दो, क्योंकि आपको पता है इनके इलेक्ट्रॉन इनमें ही तो गए हैं, ये लो, ठीक है ना। पी में आपका कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर भी कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 और 1, 2 इलेक्ट्रॉन ही तो भरे हैं। अरे भाई सही है ना, वो तो मैंने डायरेक्ट भर दिया, आप लोग इस तरीके से भर सकते हो। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इसके पास होंगे, 2 इसके पास होंगे, इसके यहां पर गए, इसके यहां पर गए। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 इसके पास होंगे, 2 इसके यहां पर गए, इसके यहां पर गए। पी के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, 1 इसके पास होगा, 1 इसके पास होगा, 1 और 1 कितने हो गए, 2, 2 आप लोगों ने ऐसे भर दिए, ठीक है। भर दिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को तकलीफ नहीं है ना, तकलीफ, अरे सही तो है। बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, तो आप लोगों को पता है 1 बोरॉन नहीं है, 2 बोरॉन है, आप लोगों का B2 है, तो 1 के पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 के पास 10 इलेक्ट्रॉन ही तो होंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन भर तो दिए, 2, 4, 6, 8, 9 और 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। चलो ठीक है, अब इसकी बहुत चीजें डिस्कशन करना चालू करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन किसका करेंगे, विन्यास का, फिर बंध क्रम का, फिर प्रकृति का, फिर स्थायित्व का। चलो ठीक है, सर्वप्रथम हम इसका विन्यास निकालेंगे, कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो देखो मेरे पास तो नीचे जगह नहीं है, आप लोग कॉपी के अंदर इसको पूरी को डायग्राम बना देना। डायग्राम के जस्ट नीचे सारी चीजें लिखनी है, इधर उधर मत लिख देना आप लोग, बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना, ठीक है ना। डायग्राम जैसे ही आप लोगों का बन जाए, डायग्राम के बनाने के साथ यहाँ पर एनर्जी भी शो कर देना आप लोग, ठीक है ना। एनर्जी जरूर शो कर देना, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आधा नंबर काट लेता है इसका, ठीक है। आगे बात समझ में, तो सुनो,
डायग्राम बनाने के बाद फिर विन्यास, बंधक्रम, प्रकृति और इसका तो डायग्राम के जस्ट नीचे लिखनी है, जिससे कि एग्जामिनर को सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीका से आप लोगों की दिखे। ठीक है, तो मैं तो साइड में लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। यहां पर लिख देता हूं मैं, विन्यास की बात करते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की। तो देखते चलो विन्यास कैसे लिखेंगे। देखो भैया सुनो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा उसी को लिखेंगे। सिग्मा बी बैलेंस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है और इसके पास 1 है। तो इनको ही लिखेंगे, बाकी और ऑर्बिटल को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उनके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो लिखने का कोई फायदा भी नहीं है। जिनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को लिखेंगे हम। तो लिख दो यार, ये लो यहां पर लिख देता हूं, सिग्मा बी बैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन, कॉमा सिग्मा स्टार बैलेंस में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। यहां पर लिख देता हूं, सिग्मा बी 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। सिग्मा स्टार 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। ठीक है ना। यहाँ पर पाई बी 2px, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। और यहाँ पर पाई बी 2py, इसमें भी आप लोगों का कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। विन्यास हो गया भैया, सबको लोगों को विन्यास आ गया, विन्यास प्रत्येक स्टूडेंट को आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। इसको सिग्मा बी बैलेंस बोलते हैं, इसको सिग्मा स्टार बैलेंस बोलते हैं, इसको सिग्मा बी 2s बोलते हैं, इसको सिग्मा स्टार 2s बोलते हैं, इसको पाई 2px बोलते हैं, इसको पाई 2py बोलते हैं, इसको सिग्मा t2z बोलते हैं। और ऊपर वाले इनके अंदर ऊपर क्या लगा दो? स्टार लगा दो, क्योंकि नीचे बॉन्डिंग है तो बी लगा दी, ऊपर स्टार लगा दी, इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो। चलो ठीक है, ये बात किसकी हो गई? विन्यास की। अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो देखो बीओ बराबर होता है एन बी माइनस एन ए बटे 2। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें। आप लोगों को आंसर का पहले से ही पता है, आंसर हम लोगों का 1 निकलने वाला है, क्योंकि आप लोग ट्रिक में देख चुके हो। ठीक है, अब सिस्टमेटिक तरीका से देख लो, कॉन्सेप्ट से देख लो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लो। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर, पहले हम किसको काउंट करते हैं? बॉन्डिंग को। तो नीचे नीचे वाली ऑर्बिटल कौन सी? बॉन्डिंग। ऊपर वाली कौन सी है? एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग को काउंट कर लो, 2 4 6। बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। माइनस एंटी बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4, ये लो बटे 2। अब आपको पता है 6 में से 4 गए तो कितने बचे? 2। 2 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 1। इसका मतलब हम लोगों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1। इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रिक के अनुसार भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है और फॉर्मूले के अनुसार भी हम लोगों का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है। इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बॉन्ड ऑर्डर। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है इसका मतलब वो अनुबंधता है, वो स्थायी होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम प्रकृति का, कि ये अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन यहां पर युग्मित है, यहां पर युग्मित है, यहां पर युग्मित है, यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्मित है, लेकिन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आपके अयुग्मित है, अनपेयर्ड है, इसलिए इसका नेचर होगा अनुचुंबकीय अर्थात पैरामैग्नेटिक। तो लिख दो प्रकृति होगी अनुचुंबकीय अर्थात पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना। और स्थायित्व में क्या लिखोगे? स्थायी। स्थायित्व में क्या लिखोगे? स्थायी। क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1। मैंने आप लोगों के लिए पहले ही बता दिया कि बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 2 या 3 आ रहा है तो वो स्थायी होगा, और बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ रहा है तो वो अस्थायी होगा अर्थात वो काल्पनिक होगा। बात समझ में आ गई? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपका किसका बन गया? B2 का बन गया। आराम से बना देना भैया, किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सीधा सा है भाई। आप लोगों को पता है बोरॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन भरने, 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, आंसर ट्रिक से पहले ही पता लग दिया। ये विन्यास लिख दिया, विन्यास में कहां पर प्रॉब्लम आ रही है यार? सीधा सा विन्यास लिखना है। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर लिखना है। बॉन्ड ऑर्डर में आप लोगों को पता है, बॉन्ड ऑर्डर पहले से पता है 1 निकलने वाला है, चेक करके देख लो। 2 4 6 लिख दिए। एंटी बॉन्डिंग के कितने हो गए? 2 और 2 4 लिख दिए। कितने बच्चे? 2 में 2 का भाग लगाओगे तो 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1 आएगा। प्रकृति क्या होगी इसकी? अनुचुंबकीय अर्थात पैरामैग्नेटिक हो गई, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो प्रकृति क्या होती है? अनुचुंबकीय अर्थात पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इस टाइप में क्या होगा? स्थायी, क्योंकि आप लोगों को पता है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल रहा है? 1, तो कॉमन सी बात है वो स्थायी होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमने किसका बना लिया? बोरॉन का बना लिया। अब अगला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम बनाएंगे कार्बन का, C2 का। तो इसी के अंदर C2 का समझा देता हूं। ठीक है, वहां पर लिख देता हूं C2। अरे कुछ नहीं है, C2 में 12 इलेक्ट्रॉन बनने, कार्बन का 6 होता है, 6 और 6 कितने होते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन बनने। तो इसी के अंदर बता देता हूं, बस यहां पर C2 लिखना है मुझे। यहां पर हेडिंग डाल देता हूं 7वें नंबर की, ठीक, और यहां पर लिख देता हूं C2। यहां पर भी C लिख दो। C का कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, तो यहां पर 2 कर दो यार, सीधा सा है। ठीक है ना। तो देखो ये बिल्कुल सेम रहेगा, बस बोरॉन की जगह पे कार्बन लिख देता हूं। ये लो कार्बन लिख दो।
क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल आप लोगों की सेम रहेगी, स्ट्रक्चर में तो कोई डिफरेंस होना नहीं है। लो ये लो, यहाँ पर पी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ये लो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है ना। 2 और 2 कितने हो गए? 4, ये लो 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। बात समझ में आ गई? ये डायग्राम आप लोगों को किसका बन गया? यहाँ पर भी कार्बन लिखो, यहाँ पर भी कार्बन लिख दिया, यहाँ पर भी आप लोगों ने कार्बन को लिख दिया, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसका बन गया? C2 का बन गया, अर्थात कार्बन का बन गया। C2 अणु का बन गया, अर्थात कार्बन अणु का बन गया। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई? और आप लोगों को पता है कार्बन का पहले तो आंसर चेक कर लेते हैं, अब उनको निकालना चालू करेंगे तो पहले आंसर चेक कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, तो 1 का 6 होता है, तो कॉमन सी बात है 1 का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो कॉमन सी बात है उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पर C2 की बात हो रही है, 2 कार्बन है, तो 6 और 6 कितने होते हैं? 12। और ट्रिक में देखोगे तो 12 पर कितना आ रहा है? 2। इसका मतलब हम लोगों को पता है इसका आंसर कितना निकलने वाला है? 2। C2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, C2 का जो बंद क्रम होता है वो कितना होता है? 2, ठीक है ना। तो अब जो हम लोगों को आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2। ये हम लोगों को पहले से ही पता है। चलो ठीक है, निकालना चालू करते हैं। तो इसमें मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन भरने। तो देखो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए। चलो ठीक है, विन्यास निकालना चालू कर दो। बने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार बने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सिग्मा बी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बी 2px में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे? 2। यहां पर 2 कर देता हूं, ये लो भैया। पाई बी 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहां पर भी मैं 2 कर देता हूं, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बीओ बराबर NB माइनस Na/2। तो सबसे पहले हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को काउंट करते हैं, फिर बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग को घटा देंगे। तो देखो नीचे नीचे वाली ऑर्बिटल बॉन्डिंग है, ऊपर वाली एंटी बॉन्डिंग है। तो देखो बॉन्डिंग के काउंट करते हैं, 2, 4, 6, 8, ठीक है ना। बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। यहां पर 8 लिख दो, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग के काउंट करो, 2 और 2 4, यहां पर 4 लिख दो, ठीक है। 4 लिख दिए। 8 में से 4 गए तो कितने बचे? 4 बचे। 4 में 2 का भाग लगाओगे तो 2 आएगा, 4 में 2 का भाग लगाओ, यहां पर कितना आएगा? 4 आएगा। 4 में जब 2 का भाग लगाओगे आप लोग तो भैया कितना आएगा? 2 आएगा। और इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रिक में हम लोगों का आंसर कितना निकल रहा था? 2 निकल रहा था। जब फॉर्मूले के अंदर हम लोगों ने वैल्यू रखी है तब भी अपना आंसर कितना निकल रहा? 2। इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है। ट्रिक से हमने पता लगा लिया और फॉर्मूले में जैसे हम लोगों ने वैल्यू रखी हम लोगों का आंसर 2 आ गया। इसका मतलब अपना डायग्राम बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं प्रकृति की, तो इलेक्ट्रॉनों को चेक करते हैं। देखो युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित 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 युग्मित, सारे इलेक्ट्रॉन आपके युग्मित है, पेयर्ड है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी प्रकृति होगी प्रतिचुंबकीय अर्थात डायामैग्नेटिक। तो यहां पर लिख देता हूं प्रतिचुंबकीय अर्थात डायामैग्नेटिक, ठीक है ना। प्रतिचुंबकीय अर्थात यहां पर लिख दिया डायमैग्नेटिक। और आपको बता इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो कॉमन सी बात है ये तो स्थायी होगा, ठीक है ना। इसका स्थायित्व में क्या लिखोगे? स्थायी, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और कॉमन सी बात है अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है तो वो तो स्थायी होगा और ज्यादा स्थायी और होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बंध की तुलना में जो हमारे 2 बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि कॉमन सी बात है 2 बॉन्डों को तोड़ने में हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। भाई एक बॉन्ड में तो हमें एक ही बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, 2 बॉन्ड बनते हैं तो 2 को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो कॉमन सी बात है वो ज्यादा स्थायी होता है। और जिसके पास 3 बॉन्ड होते हैं वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि वहां पर 3 बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। अरे भैया देखो, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सबसे ज्यादा जो स्थायी बॉन्ड होता है वो होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला, क्योंकि यहां पर आप लोगों को 3 बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। तो ये सबसे ज्यादा स्थायी होता है। उससे कम कौन होता है? डबल बॉन्ड वाला, क्योंकि यहां पर 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। और सबसे कम स्टेबल कौन होता है? सिंगल बॉन्ड वाला, क्योंकि यहां पर एक ही बॉन्ड तोड़ना पड़ता है तो जल्दी टूट जाएगा। यहां पर 2 तोड़ने पड़ते हैं तो थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहां पर 3 बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होती है? ट्रिपल बॉन्ड की। उससे कम किसकी होती है? डबल बॉन्ड की। सबसे कम किसकी होती है? सिंगल बॉन्ड की, क्योंकि वहां पर आप लोगों को एक ही बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो कॉमन सी बात है 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उससे कम 2 एनर्जी को देनी 2 बॉन्डों को देनी पड़ेगी, और सबसे कम एनर्जी हमको किसके लिए देनी पड़ेगी? एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस टाइप में क्या लिखोगे? स्थायी, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसका बन गया है? C2 का। किसी को कोई प्रॉब्लम? भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें सिंपल चल रही है। चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नाइट्रोजन की, ठीक है ना। तो अगली हेडिंग नाइट्रोजन की डाल देता हूं, ठीक है ना। और नाइट्रोजन की भी इसी के स्ट्रक्चर के अंदर बता दूंगा, क्योंकि जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो तो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है ना। इनको चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पे कार्बन है तो इसकी जगह पे नाइट्रोजन लिख देंगे। तो देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसका? नाइट्रोजन का। इधर देखो, यहां पर लिख देता हूं N2,
ठीक है ना, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं हम। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, ठीक है ना। यहां पर क्या लिखोगे 2p3, ये लो भैया। और कार्बन है वहां पर लिख दो आप लोग नाइट्रोजन, ये लो यहां पर लिख दो नाइट्रोजन, जहां जहां पर कार्बन है वहां पर नाइट्रोजन लिख दो, ठीक। ये लो, ये लिख दिया मैंने नाइट्रोजन, ये लो, ये मैंने नाइट्रोजन लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ यार, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, ठीक है ना। एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, सॉरी एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो दो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 14, 7 और 7 कितने होते हैं 14, और 14 पर कितना होता है 3। इसका मतलब जो हमारा N2 है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलने वाला है हम लोगों का 3 निकलने वाला है। एक बार फिर सुन लेना, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो कॉमन सी बात है नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 14 इलेक्ट्रॉन ही तो होंगे। और ट्रिक में आप देखो 14 पर होता है 3, अर्थात जो जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा 3। तो आंसर हम लोगों को पता लग गया कि जो N2 का डायग्राम है, ठीक है ना, जब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना निकलेगा 3, ठीक है। चेक कर लेते हैं 3 निकलता है नहीं निकलता है। अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर 3 निकलता है तो अपना डायग्राम बिल्कुल सही है, और 3 से ज्यादा आ रहा है या 3 से कम आ रहा है तो समझ जाना गलत कर दिया, चेक करो आप लोग, ठीक है ना। आप लोगों को पता है ट्रिक के अकॉर्डिंग 7 और 7 कितने होती है 14, 14 पर हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3 आएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन बनने तो भर देते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 4 6 8 10 12 और 2 14, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दो, ये हो गए 14। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2p3 यहाँ पर लिख दो 2p3, 3 और 3 कितने होते हैं 6, तो देखो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है ना। 1s का हो गया ना, ये तो 1s का हो गया, ये 2s का हो गया, और ये किसका हो गया 2p का हो गया। और 14 इलेक्ट्रॉन काउंट करके देख लो, 2 4 6 8 10 12 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। अब बात करते हैं विन्यास की, ठीक है। आंसर पता कितना निकलने वाला है 3 निकलने वाला है, देखते हैं देखते चलो। विन्यास लिखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो ये आप लोगों का 1s में 2 हो गई, सिग्मा स्टार 1s में कितने हो गए 2 हो गए, ठीक है ना। सिग्मा भी 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 हो गए आप लोगों के, ठीक है ना। सिग्मा स्टार 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 हो गए। पाई भी 2px के अंदर आप लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन है 2, पाई भी 2py के अंदर आप लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन है 2। अब यहाँ पर क्या लिखता हूं मैं, पाई भी 2py के अंदर हम लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर सिग्मा भी, यहाँ पर लिख देता हूँ सिग्मा भी 2pz, ठीक है ना, सिग्मा बी 2pz, और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ये लो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो देखो BO बराबर NB माइनस NA/2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेता हूं और बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग को घटा देता हूं। तो देखो बॉन्डिंग को काउंट करो, 2 4 6 8 10, भाई नीचे वाली बॉन्डिंग है और ऊपर वाली एंटी बॉन्डिंग है, तो नीचे वाली इनके काउंट करो, 2 4 6 8 10, यहां पर लिख दो 10, ठीक है ना। यहां पर कितना लिख दिया 10, ठीक है ना। ये 10 इलेक्ट्रॉन तो आपके किसको हो गए बॉन्डिंग के। अब काउंट करते हैं एंटी बॉन्डिंग के, तो देखो 2 4, ऊपर तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4 लिख दो यहां पर, ठीक है ना 4। एक बात बताओ 10 में से 4 गए तो कितने बचे 6 बचे, ठीक है ना। यहां पर कितने बचे 6, और 6 में जब 2 का भाग लगाओगे तो आप लोगों का कितना आएगा 3, 6 में 2 का भाग लगाओगे तो आपका कितना आएगा 3, अर्थात इसका बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों का कितना निकल रहा है 3। और इसका मतलब अपनी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रिक के अनुसार हम लोगों को पहले से ही पता था कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा 3। अब जैसे ही हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखी तो बिल्कुल हमारा आंसर 3 आया है, इसका मतलब अपना डायग्राम बिल्कुल सही है, ठीक है ना। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है, और ये सबसे ज्यादा स्थायी होगा, क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा का मतलब 3 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, इसका मतलब आपको 3 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो 3 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, इसका मतलब सामने वाला स्थायी है, ठीक है ना। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, इसलिए ये इनके कंपेयर में ज्यादा स्थायी होगा। किनके कंपेयर में, B2 और C2 के कंपेयर में, क्योंकि B2 का 1 आ रहा था, C2 का 2 आ रहा था, N2 का कितना आ रहा है 3, तो B2 और C2 के कंपेयर में ये N2 सबसे ज्यादा स्थायी होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है तो कौन सी बात है वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा कंपेयर टू इनके। चलो ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। अब इसकी प्रकृति देखते हैं, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय। तो इलेक्ट्रॉनों को देखो, देखो युग्मक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो प्रकृति क्या होती है, प्रतिचुंबकीय। और इस टाइप में तो स्थायी लिखो गई, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला, 3। और कॉमन सी बात है, अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 निकला है तो वो तो स्थायी होगा। ठीक है, बात आप लोग समझ में आ गई। तो ये पूरी स्टोरी आप लोगों की मैंने किसी भी बता दी, N2 की, नाइट्रोजन की बता दी। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है। जो आप लोगों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की जो स्ट्रक्चर है वो तीनों के लिए सेम होगी, अर्थात 2 नीचे 1 ऊपर। किसके लिए, बोरॉन के लिए, कार्बन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, अर्थात B2 के लिए, C2 के लिए और N2 के लिए 2 नीचे 1 ऊपर। और आपको पता है उसके बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन आएगा, तो ये 2 तो ऊपर चले जाएंगे और 1 नीचे आ जाएगा। बाकी का डायग्राम बिल्कुल डिट्टो होगा। ठीक, एक ही जगह डिफरेंस आएगा। जैसे ही आप लोगों का ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन आएगा तो कुछ नहीं है, पूरा डायग्राम बिल्कुल डिट्टो होगा। बस यहाँ पर ये 2 ऑर्बिटल तो ऊपर चले जाएंगे और 1 ऑर्बिटल आप लोगों के नीचे आ जाएगा। बस यहाँ पर चेंज आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर चेंज आएगा किसमें, O2 में, F2 में और Ne2 में, मतलब ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में और नियोन के अंदर। ठीक है, उसका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं तक रख रहा हूं। ठीक है, आज की क्लास में मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कितने बता दिए, देखो आज की क्लास में मैंने एक तो आप लोगों के लिए बताया कि इसका B2 का, ठीक है, जो 6ठे नंबर की हेडिंग थी। उसके बाद मैंने C2 का जो 7वें नंबर की हेडिंग थी, और ये आप लोगों का N2, ये कौन से नंबर की हेडिंग है, आप लोगों की 8वें नंबर की हेडिंग है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना भाई। आपको पता है आज के इस लेक्चर में मैंने 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताए। एक तो B2 का बताया जो 6ठे नंबर की हेडिंग थी, एक C2 का बताया जो 7वें नंबर की हेडिंग है, और एक मैंने किसका बताया, N2 का, जो कि हमारी 8वें नंबर की हेडिंग है। अब इसके बाद जो ऑक्सीजन के बचे, फ्लोरीन के बचे और नियोन के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बचे, उसका डिस्कशन मैं अगले लेक्चर में करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखता हूं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखना।